सो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पिनिंग टॉप, क्योंकि 1 CP में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल्स होती हैं वो आपके सामने यही होती है। लेकिन और भी बहुत सारी कैंडल्स हैं जिनको हम लोग इतना इम्पोर्टेंस तो नहीं देते, लेकिन फिर भी उनको उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे कि हम लोग हैमर या हैंगिंग मैन को करते हैं। ठीक है, तो 1 CP का मैं नेक्स्ट आपको मॉड्यूल के बारे में बताता हूँ, कैसे और कैंडल्स बाकी की काम करती हैं बेसिकली आपके सामने। देखो, जो स्पिनिंग टॉप होती हैं ये दोनों ही कलर की होती है, मतलब रेड हो ग्रीन हो। तो मैं इनको आपको कोई भी एक डुअल कलर के लिए एक ही कलर में आपको बता देता हूँ। ओके, सो इस तरीके से ये होती हैं दोनों। मैं एक रेड बना देता हूँ, सॉरी एक ग्रीन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी डुअल डायरेक्शनल होती है। इसकी एक डायरेक्शन ऊपर या एक डायरेक्शन नीचे, डिपेंड करता है कि इसके अंडर का एरिया या इसके अपर का एरिया फिल हुआ है या फिर क्रॉस हुआ है। ओके, जिस साइड भी कैंडल की बॉडी नेक्स्ट फिल कर देती है उस साइड की डायरेक्शन इसकी हो जाती है। इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं, मतलब बहुत कंडीशंस हैं जो इसके अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, कि क्या अगली कैंडल ही फिल करेगी या 2-3 कैंडल बाद ये किसी एक डायरेक्शन में जाती है या फिर 4-5 कैंडल बाद ये डायरेक्शन में जाती है। उससे पहले कैंडल सिर्फ ऊपर नीचे सिर्फ विक ही बनाती रहती है। तो कई सारी कंडीशंस हैं जो मैं आपको आगे इसकी डीप में एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे के बारे में, जिसमें हमारे पास 1 CP में आते हैं कुछ स्पेशल, जिन्हें हम लोग डोजी या टोनबो कहते हैं। जिन्हें हम लोग डोजी या टोनबो कहते हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ये पर्सनली बड़े पसंद है क्योंकि इनकी भी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो, डोजी का मतलब होता है एक आसान भाषा में कोई भी आत्मा। ठीक है, आत्मा, अब आत्मा है, आत्मा को चाहिए शरीर, एक बॉडी चाहिए। तो इसीलिए आत्मा को चाहिए होती है एक बॉडी जिसकी वजह से वो आगे कंट्रीब्यूट करती है मूवमेंट को, किसी भी चीज़ को। ठीक है, खाली शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। तो डोजी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इसके अंदर या तो बॉडी होती है या नहीं होती। मतलब देखो, या तो इतनी मोटी बॉडी होती है, नहीं होती। इसके बारे में पहले बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, बेसिक टू एडवांस में ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। ये आपकी 3 तरीके की होती है बेसिकली। ठीक है, रुको मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट बना देता हूँ। ओके, सो ये 3 तरीके की होती है, मतलब इसे नॉर्मली, ये तो आपकी ड्रैगन फ्लाई है। ठीक है, ये आपका ग्रेव स्टोन है। ठीक है, और ये आपकी स्टार है। तो यहाँ पर ये कभी भी अकेले काम नहीं करती है, इनके भी आगे की कैंडल्स मैटर करती हैं कि किस तरीके से इनकी आगे की कैंडल बनती है, किस तरीके की इनके जो है कैंडल इनके ऊपर या नीचे को फिल करती है, ऊपर या नीचे को फिल करती है, फिर कैसे पैटर्न बनाती है। तो वो सारी चीज़ें इनके ऊपर डिपेंड करती है बेसिकली। तो सिंगल आप कह सकते हैं कि ये भी एक डुअल डायरेक्शनल की तरह होती है, इन्हें भी हम लोग डुअल डायरेक्शनल ही कहते हैं। ठीक है, ये भी डुअल डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो ये आपकी सारी 1 CP के पैटर्न्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादा इसके अंदर और कुछ नहीं है, जो सबसे मेन है आपको बेसिकली यही देखने को मिलेंगे। इनको हम लोग टोनबो भी कहते हैं, जैपनीज में इनको हम लोग टोनबो भी आप कह सकते हो, हम इनको बोलते हैं। टोनबो में बेसिकली होती है हल्की सी बॉडी। हल्की सी बॉडी यानी कि जैसे ये है, थोड़ी सी इसकी ग्रीन या रेड बॉडी हो जाएगी, थोड़ी सी ग्रीन या रेड बॉडी हो जाएगी, थोड़ी सी ग्रीन या रेड बॉडी हो जाएगी। ठीक है, ये डुअल डायरेक्शनल ये भी इस तरीके से होता है, तो उनको हम टोनबो कहते हैं। अगर जिसमें बॉडी नहीं है ना, वो सिर्फ ग्रे कलर की या ब्लैक कलर की दिखती है चार्ट पे। अगर हम लोग चार्ट को
ब्लैक कलर के विक, ब्लैक कलर की आउटलाइन बॉडी रखते हैं और बॉडी में कोई भी कलर रखते हैं तो वो सिर्फ ब्लैक कलर का हमें दिखता है। इसीलिए उसको हम लोग टोनबो कहते हैं जब इसके अंदर बॉडी आ जाती है, और जब इसके अंदर बॉडी नहीं होती तो हम इसको डोजी कहते हैं। काम दोनों का सेम होता है, नाम आप अलग अलग रख सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल के बारे में चलते हैं। हमारा जो 2CP का मॉड्यूल है उसके बारे में चलते हैं हम लोग। ओके, मैं इसको वेरी करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे काम करता है। बहुत ही अच्छा है ये। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नॉर्मल के बाद, जिसमें मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे बुलिश के पास। ठीक है, तो बुलिश में आपकी बुलिश एनगल्फिंग है, उसको हम बात करेंगे उसके बारे में। बुलिश एनगल्फिंग, इसे हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। ये सबसे पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग होती है, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि बुलिश पैटर्न होता है ये। इसका रीजन पता है क्यों है? क्योंकि हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन अगर ये एक मारुबोजू के साथ अटैच हो जाता है ना, ये आपको ग्रीन कलर का एक मारुबोजू दिख रहा होगा, इसके साथ जब अटैच हो जाता है तो ये सबसे पावरफुल कंपाउंड बनाता है। आप इसे एलिमेंट कह सकते हो, इसे भी एलिमेंट कह सकते हो साइंस की भाषा में। तो ये कंपाउंड बनाता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है जो बहुत पावरफुल होता है, लोकेशन बेस्ड भी। यानी कि अगर ये सपोर्ट पे है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पैटर्न होता है, मार्केट को बहुत अच्छी डायरेक्शन ये हमें देता है। हो सकता है किसी ट्रेंड का सबसे बॉटम एरिया हो, उसके बाद मार्केट कभी भी उस जगह पर नहीं आई है, बिल्कुल ऊपर उठती जा रही है इस तरीके से, इसीलिए ये सबसे पावरफुल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शूटिंग स्टार बुलिश एंगल्फिंग। ये भी हमारा एक पावरफुल पैटर्न है, ये भी सेम इसी तरीके से होता है, जिसको आप CBC के अंडर भी डाल सकते हो। मैंने इसमें पहले भी आपको बताया था। ठीक है, इसके हाई से ऊपर एनगल्फिंग का मतलब होता है कि जो ग्रीन कैंडल है ना, वो रेड कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे दे, इसलिए वो उसकी साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो हमेशा उसकी विक से, ऊपर की विक से बड़ी ही होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये हमेशा छोटी होनी चाहिए। इसकी जो विक है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए इसकी बॉडी से, तभी ये एनगल्फ कर पाएगी। एनगल्फिंग का मतलब होता है कि जब किसी रेड कैंडल के हाई को ग्रीन कैंडल की बॉडी क्रॉस कर देती है और उससे ऊपर ही बॉडी क्लोजिंग करती है, उसे हम लोग एनगल्फिंग कहते हैं। देखो यहाँ पर भी देखो, तो जितना ज़्यादा ये ऊपर होगी उतना ज़्यादा पावरफुल होगी। ओके, सॉरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसे हम लोग CBC के अंडर भी डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि मार्केट नीचे आ रही है और फिर यहाँ एकदम से रेड कैंडल की बॉडी ऊपर से कंडेंस हो गई, एंड देन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो ये सेम चीज़ यहाँ लागू हो रही है, इसे भी हम लोग बुलिश एनगल्फिंग कहते हैं। ये भी एक तरह की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आती है स्पिनिंग टॉप। रेड कलर के स्पिनिंग टॉप की बुलिश एनगल्फिंग होती है। ये भी सेम इसी तरीके से काम करती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपकी जो ग्रीन कैंडल है, क्योंकि ये एनगल्फ करनी चाहिए। पावरफुल वैसे सारी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं बेसिकली हैंगिंग मैन वाले को मानता हूँ, क्योंकि इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम देखे हैं मैंने। ठीक है, देखो फेल तो होती हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी पैटर्न फेल नहीं होगा, फेल तो होता है, लेकिन हाँ, लोकेशन अगर हम सही देखते हैं तो हमें फेल कम होता हुआ दिखेगा। तो इसे हम लोग स्पिनिंग एनगल्फिंग बोलते हैं। स्पिनिंग एनगल्फिंग, बुलिश है तो स्पिनिंग बुलिश एनगल्फिंग आप इसे कह सकते हैं। मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसे आप HBE कह सकते हैं, हैंगिंग बुलिश एनगल्फिंग। इसे आप लोग SSBE कह सकते हैं,
स्पिनिंग सॉरी शूटिंग स्टार बुलिश एनगल्फिंग, इसे आप स्पिनिंग टॉप बुलिश एनगल्फिंग कह सकते हैं। ठीक है, नाम थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख के आपको बता रहा हूँ। नाम अगर याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि इस तरीके से एनगल्फिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस किस चीज़ की हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कौन सी नहीं होती या बेरिश एनगल्फिंग कौन सी नहीं होती, जो कि मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी बुलिश एनगल्फिंग होगी सिंपल। अब इसमें से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सबसे कम काम करती हुई दिखती है, लेकिन काम करती है लेकिन बहुत कम। इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। इनमें से कोई भी पैटर्न आपके सामने बना हुआ है, चाहे ये बना हुआ है, ठीक है, चाहे आपके सामने ये बना हुआ है, मैं तीनों एक साथ लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं समझना तीनों मार्केट में एक बार में आई है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों के साथ ग्रीन कैंडल लगनी है, तीनों के साथ आपकी ग्रीन कैंडल लगनी है, तो मैं तीनों को भी एक साथ लगा के आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, मान लीजिए इनमें से तीनों में से तीनों के साथ ये वाली कैंडल बनेगी, तो हम इसे बुलिश एनगल्फिंग मान लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कैंडल ऊपर जाते हुए एकदम से नीचे आ जाती है, और जब ये नीचे आती है तो ये कैंडल अपने ऊपर से विक छोड़ देती है, और आधे से भी कम कैंडल अपने आप को, या आधा या आधे के आसपास में आप कह सकते हो कि ये अपने बॉडी को ख़त्म कर देती है, और हमें फिर दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे में ये एनगल्फ नहीं करती है, कर भी देती है तो बहुत छोटा करती है। या तो एनगल्फिंग करके थोड़ा सा इसका साइज रहता है, बिल्कुल जरा सा कह सकते हो, एनगल्फिंग कर देती है, नहीं करती है फिर भी इसकी जो विक का साइज है, ऊपर का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और इसकी बॉडी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेमी बर्न्ड कैंडल्स। इन्हें हम लोग सेमी बर्न्ड कैंडल कहते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी को जला देती हैं, ऊपर से खत्म कर देती हैं, जिससे एक अच्छा सा मारूबोजू खत्म होके एक इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखना शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेमी बर्न्ड। ऐसे में मार्केट फेक आउट देने की कोशिश करती है, यानी कि आप कह सकते हैं एवरेज 78% केसेस में ये मार्केट क्या करती है, आपको हल्का सा मूव देके रिवर्स करके दिखा देगी मार्केट, जैसे यहाँ पर बनी हुई है मान लीजिए, और फिर यहाँ से रिवर्स करके यहाँ दिखा देती है। अब इसके आगे क्या चीज़ है कि इसको जितना ज़्यादा मार्केट में इग्नोर करें उतना बेहतर है, क्योंकि भाई जब एनगल्फिंग ये कैंडल तीनों के साथ आप मिक्स कर दो, हैंगिंग मैन बुलिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार बुलिश एनगल्फिंग, और ये स्पिनिंग टॉप बुलिश एनगल्फिंग, इनमें से आप तीनों के साथ इसको ऐड करोगे, मैंने तीनों एक साथ लगा दिए, तो एक एक करके बनाता तो मुझे एक 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 सबके साथ एक एक बनानी पड़ जाती, इसलिए आप समझ सकते हो जब भी ऐसी आएगी तो सब लोग फेक एनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फेक एनगल्फिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है बियरिश एनगल्फिंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये 2 CP मॉड्यूल था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है बियरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग में मार्केट क्या करती है, ऊपर से गिरना शुरू करती है, तो टॉप पे जाके अगर हमें सबसे पहले पैटर्न दिखते हैं कुछ इस तरीके के, लाइक इन्वर्टेड हैमर, ओके, लाइक हैमर, ओके, सॉरी फॉर ब्रेक। सो बेरिश एनगल्फिंग में हमारे पास एक तो हैमर,
इन्वर्टेड हैमर, हैमर और एक ग्रीन स्पिनिंग टॉप। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कह सकते हैं दोनों साइड से सेम से ही है। एंड उसके बाद मार्केट क्या करती है, अगली कैंडल में नीचे आके इसको क्लोज कर देती है एक मारुबोजू के साथ। यहाँ पर आप इसमें कह सकते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है कि यहाँ बेसिकली नीचे की साइड से एरिया क्रॉस होने के बाद इसको फिल कर दिया जाता है, इसको फिल कर दिया जाता है, तो इसलिए हम इसको एनगल्फिंग कहते हैं, आप इसमें भी कह सकते हो। इसे हम लोग बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं। सबसे पावरफुल आपको पता है यही वाली होती है और साथ में ये वाली होती है, ये दोनों ही पावरफुल हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ सारा खेल। और इसमें भी फेक इसी की तरह होती है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि जो ग्रीन कैंडल हाफ हो जाती है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास जो रेड कैंडल है वो भी हाफ हो जाती है और ये फिर फेक बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये कैंडल है ये नीचे से हाफ हो जाती है, तो ये नीचे जाने की बजाय ऊपर भागना शुरू कर देती है लाइक दिस। ये सेमी बर्न्ड कैंडल नीचे से बनती है, देन ये बॉडी को आधा कर देती है, तो इसे हम लोग सेमी बर्न्ड कैंडल कहते हैं। फेक कैंडल क्रिएट करती है और मार्केट को रिवर्स कर देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनवर्स बेयरिश और बुलिश एनगल्फिंग के बारे में। ये मेरे अपने बनाए हुए हैं, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग के बारे में। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मार्केट हमारे पास आती है ऊपर से नीचे की साइड, तो एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद इसके नीचे की विक हमेशा लंबी होनी चाहिए, थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी। थोड़ी सी बेसिकली लंबी होनी चाहिए विक। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है आपकी वो है ग्रीन। तो ग्रीन कैंडल की बॉडी हमेशा रेड कैंडल की बॉडी से छोटी होनी चाहिए। ऊपर विक हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर की विक से कोई मतलब नहीं है, नीचे की विक इसकी कैंडल से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग। क्योंकि अगर आप इसको उल्टा कर दोगे ना तो आपको ये बियरिश एनगल्फिंग ही दिखेगी, लेकिन ये तब है जब ये टॉप पे हो। अगर ये बॉटम पे ऐसे बन जाए तो हम इसको इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं। आसान भाषा में इसे आप बुलिश एनगल्फिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर भागने की कोशिश करती है, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से भाग जाती है ऊपर। तो इसलिए हम इसको इनवर्स बियरिश एनगल्फिंग कहते हैं, जिसमें इसके नीचे की विक हमेशा लंबी होनी चाहिए, इसकी विक हमेशा छोटी होनी चाहिए, इसकी बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए, इसकी बॉडी हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ऊपर की विक से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर की विक से हमें कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से हमारे पास आती है इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, टॉप पर जाकर एक ग्रीन कैंडल बनती है, मान लीजिए इस तरीके से, मारूबोजू जैसी टाइप। और फिर इसमें एक विक बनती है थोड़ी सी बड़ी जो होती है पहले से, आप कह सकते हैं बड़ी होती है विक, छोटी नहीं होती है, ठीक। उसके बाद
एक रेड कैंडल बनती है जिसकी बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऊपर की विक छोटी होती है, नीचे की विक से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम इन्वर्स बुलिश एनगल्फिंग की बात करते हैं तो हमें बेसिकली ऊपर से मतलब होता है, जब हम इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग की बात करते हैं तो हमें नीचे से मतलब होता है। तो यहाँ पर इससे हमें मतलब है कि इसकी विक की लाइन हमेशा इसकी विक की लाइन से छोटी होनी चाहिए, इसकी बॉडी हमेशा इसकी बॉडी से छोटी होनी चाहिए। नीचे की विक से हमें कोई मतलब नहीं है, हो या ना हो, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब दोनों विक नीचे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊपर का हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में हम लोग इन्वर्स बेरिश बुलिश एनगल्फिंग को कहते हैं, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर लेती है फिर इस तरीके से। ओके, ये हमारे पास हो गई इन्वर्स बुलिश एनगल्फिंग और इन्वर्स बेरिश एनगल्फिंग, जिसे हम लोग 2CP मॉड्यूल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट मॉड्यूल जिसे हम लोग 3CP कहते हैं, जिसके अंदर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। ये सबसे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी कैंडल्स आती हैं जो बड़ी ही कमाल की होती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कैंडल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले कैंडल आती है हमारे पास जिसे हम लोग बोलते हैं स्टार्स। 3 तरीके के स्टार होते हैं, आपने सिर्फ 2 ही सुने होंगे, लेकिन मैं 3 तरीके के स्टार मानता हूँ, तीसरा मेरा अपना बनाया हुआ है। पहला स्टार है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। यूज कैसे होंगी, मैं कैंडल्स के नाम आपको बता रहा हूँ, फंक्शन आपको बता रहा हूँ, ये यूज कैसे होंगे मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इतना सारा डेटा यूज कैसे होगा चार्ट पे, याद कैसे रखोगे, याद तो देखो रखना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो मॉर्निंग स्टार के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार कैसा होता है, देखो मॉर्निंग स्टार आपका बनता है जनरली 2 चीज से। जब मार्केट नीचे आती है तो एक रेड कैंडल बनाती है। ओके, रेड कैंडल के बाद अब उसमें बनता है एक जनरली कोई भी डोजी, या तो वो ग्रेव स्टोन हो सकता है, या वो आपका ड्रैगन फ्लाई हो सकता है, या वो आपका स्टार हो सकता है। जनरली यहाँ पर हम लोग ग्रेव स्टोन को वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो कि आपको यहाँ ग्रेव स्टोन मिल जाए क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद हमें चाहिए एक ग्रीन कैंडल जो ग्रेव स्टोन से ऊपर की साइड क्लोजिंग करे, या फिर इस रेड कैंडल के ऊपर से क्लोजिंग करे। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एविडेंस में आ जाता है, लेकिन फिर भी चलो मैं एक काम करता हूँ। अगर आपको इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग दिखती है तो ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं द मॉर्निंग स्टार, जिसमें मार्केट बुलिश कर देती है ट्रेंड को और फिर बाद में नीचे नहीं आती। की पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके, जिसे हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार को बेसिकली बॉटम पे देखा जाता है, यानी कि किसी भी सपोर्ट पे, सॉरी टॉप पे देखा जाता है, किसी भी रेजिस्टेंस पे, किसी भी ब्लॉक पे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जनरली कोई भी ग्रीन कैंडल होती है मारुबोजो जैसे, या थोड़ी सी बड़ी ग्रीन कैंडल, वो बनती है ऊपर टॉप पे, और एकदम से क्या होता है मार्केट नीचे गिर जाती है। कैसे गिर जाती है, क्योंकि उसके बीच में कोई डोजी आ जाता है, कोई आत्मा आ जाती है जिसके बाद उसे कैंडल चाहिए। यहाँ जनरली हम लोग एक ड्रैगन फ्लाई डोजी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि उसका आना यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नीचे की जो ग्रीन कैंडल का एरिया होता है वो एक बड़ी सी कैंडल से यहाँ अगर ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर होता है तो हमारी एक इवनिंग स्टार की कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है। देखो ये 3 कैंडल से मिलके बनती है, इसलिए हम इसको 3CP मॉड्यूल में कहते हैं। काम इसका मार्केट को नीचे गिराना होता है, दैट्स इट। अगर आप तीनों हिस्सों को बताऊंगा मैं आगे, और भी थोड़ा एडवांस में नहीं बोलना चाहता, पहले आगे आपको कंबाइन करके बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टार, जिसे हम लोग बोलते हैं द रेनिंग स्टार। रेनिंग स्टार,
रेनिंग स्टार बेसिकली दो तरीके के होते हैं आपके। एक होते हैं आपके पास जिसे हम लोग ग्रीन ग्लू कहते हैं, जिसे मैं बेसिकली ग्रीन ग्लू कहता हूँ। ठीक है, कैसे काम करता है अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, और दूसरे को हम लोग लावा बोलते हैं, लावा। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न होते हैं जिनमें डोजी का आना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो स्टार का मतलब आपका डोजी होता है। मैं पहले आपको लावा बना के दिखाता हूँ कैसा होता है। देखो लावा में क्या होता है कि जैसे ऊपर से एक कैंडल आती है लाइक दिस, इस तरीके से, और उसके बाद एक डोजी आ जाती है, कोई भी एक डोजी आ जाती है। वैसे जनरली हम लोग यहाँ पर जो है ग्रे स्टोन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बट फिर भी कोई भी डोजी आती है। और उसके बाद ये इसके नीचे की साइड से कैंडल को क्लोज करती है। जैसे ऊपर करती है तो स्टार बन जाता है, मॉर्निंग स्टार, लेकिन अगर नीचे करती है तो ऐसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग लावा कहते हैं। और ये मार्केट को कंटिन्यूएशन करने में हेल्प करता है, कंटिन्यूएशन करके आता है और कंटिन्यूएशन करने में हेल्प करता है। सेम इसी तरीके से हमारा ग्रीन ब्लू होता है, ग्रीन ग्लू जिसे मैं बोलता हूँ। यहाँ पर ये एक ऐसी कैंडल होती है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर ग्रे स्टोन डोजी की बजाय ड्रैगन फ्लाई डोजी की वैल्यू देते हैं, और ये ऊपर से कैंडल को ले जाके बॉडी को क्लोज कर देती है, जिससे मार्केट में बुलिश एरिया क्रिएट हो जाता है, एंड देन मार्केट ट्राई टू कंटिन्यू। ये ज़्यादातर सेंट्रल एरिया में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ट्रेंड चलते चलते बीच में अगर ये बन जाए तो वहाँ इन लोगों को देखा जाता है। ये होते हैं हमारे रेनिंग स्टार, बिल्कुल अलग तरीके है। इसको लावा बोलते हैं, इसको ग्रीन ग्लू बोलते हैं। सब चीज़ आपको मार्केट में दिखेंगी, हर एक चीज़ यूज़ कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दी है। अब इनकी लोकेशन मैटर करती है कि लोकेशन कैसी होती है, और वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब एक लास्ट हमारे पास में बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं 4CP मॉड्यूल। इसमें एक पैटर्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, 4CP मॉड्यूल। एंड इसमें एक पैटर्न है जिसे मैं बोलता हूं द ट्री। सिंपल नेम है, मैंने इसका रखा हुआ है ट्री। ये किस तरीके से होता है, दोनों साइड में काम करेगा। मैं आपको एक साइड का बता सकता हूं। जैसे यहां पर मार्केट नीचे गिर रही है, नीचे गिर के थोड़ी सी छोटी हो गई है, एंड देन उसके बाद यहां पर एक बुलिश एंगल्फिंग बन जाती है, और फिर बाद में एक और ऐसी कैंडल बनती है जो पीछे की दूसरी रेड कैंडल नीचे से सेकंड लास्ट ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करके बॉडी को क्लोज कर देती है। तो इस पूरे पैटर्न को हम लोग ट्री बोलते हैं। बहुत पावरफुल पैटर्न होता है, ये बॉटम पे बनता है, यू कैन सी इजीली। यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। इसी तरीके से आपका रेड साइड में होता है, जहाँ पर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाती है टॉप पर किसी भी रेजिस्टेंस एरिया पर, इस तरीके से, और फिर बाद में वो एक बियरिश एंगल्फिंग जैसी कैंडल बना देती है। ठीक है, एंड देन फिर एक और कैंडल बना के नीचे का हिस्सा क्रॉस कर देती है। और जब वो ऐसा करती है तो ये बनाती है हमारे सामने एक नेगेटिव ट्री, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सो दीज ऑल आर द पैटर्न्स जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये सारे पैटर्न्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊं, क्योंकि फिर अगर सब कुछ पता लग जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अभी इंपॉर्टेंट यही है कि आप इनको अच्छे से याद कर लो, इनको जानो कि ये कैसे काम करते हैं, किस तरीके से मार्केट में दिखाई देते हैं, एंड किस जगह पे दिखाई देते हैं, वो भी आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आज जो मैंने बताया उसके बेसिस पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, बुलिश एंगल्फिंग से लेके और ये ट्री तक। तो लोग चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पर आपके सामने चार्ट बना हुआ है, तो मैं पहले आपको कुछ बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये मार्केट का बॉटम बना हुआ है, एंड देन यू कैन सी लाइक दिस, ये आपके सामने यहाँ पर ये बना हुआ है। This is called a bullish engulfing pattern, like this. This is also called a bullish engulfing pattern, you can see. ठीक है,
और भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है लाइक दिस। परफेक्ट। और भी जितने आप देखोगे, जब मार्केट टॉप पे जाती है तो हम लोग बेरिश एंगल्फिंग देखते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये बेरिश एंगल्फिंग है, ये रहा, है ना, ये आपको बेरिश एंगल्फिंग दिख रही होगी। ओके, ये भी आपको थोड़ी थोड़ी बेरिश एंगल्फिंग दिख रही होगी। ओके, ये भी देखो कितनी बड़ी बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग है, ठीक है, यहाँ पर भी बेरिश एंगल्फिंग है, यहाँ भी बेरिश एंगल्फिंग है, कितनी बढ़िया बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और कुछ कैंडल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अ, हमारे पास ये इन्वर्स बेयरिश एंगल्फिंग है, ये आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो कैंडल बड़ी है, ग्रीन, सॉरी रेड, ग्रीन कैंडल की बॉडी छोटी है, रेड कैंडल की विक बड़ी है, ग्रीन कैंडल की विक बड़ी है, देखो बिल्कुल बॉटम पे बनी हुई है ये पैटर्न। और तो इससे बढ़िया एग्जांपल मैं दे नहीं सकता आपको। दिस इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट ये देखो बेच एनगल्फिंग बनी हुई है। ओके, एंड और हमारे पास इसमें बाकी आप देखो, देखो ये बेच एनगल्फिंग है। और ये देखो आपको स्टार दिखेगा यहाँ पर, ये स्टार जैसा कुछ है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसे आप मॉर्निंग स्टार ही बोलोगे, वैसे मॉर्निंग स्टार ही कोई ना, मॉर्निंग स्टार बोल सकते हो। ये रहा आपके सामने मॉर्निंग स्टार, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी है, ये स्टार है, उसके बाद ये, तो ये बेस्ट है, फॉर्मेशन है तो देखो दिखना तो पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। सो इस तरीके से ये आपको सारे के सारे पैटर्न दिखेंगे। देखो बेच एनगल्फिंग है, फिर से बेच एनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर और एक मारू बोजू, बहुत दिखते हैं ये पैटर्न, ठीक है, किसी भी चार्ट में आप देखो सब में दिखेंगे आपको। लोकेशन मैटर करती है और हमेशा मैटर करती रहेगी। ओके, मैं आपको कुछ रेनिंग और रेनिंग स्टार, लावा और वो दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको नजर आएंगे वो, ठीक है। वैसे तो कुछ रेयर होते हैं लेकिन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, इसमें टोनबो जैसी, मैंने क्या बोला, या तो डोजी या टोनबो, जिसमें बॉडी या तो होती है या बिल्कुल नहीं होती। ये आपके सामने देखो एक जो है ग्रीन ग्लू है, इसे हम ग्रीन ग्लू बोलेंगे। ओके, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे। ओके, जिसमें थोड़ी थोड़ी बॉडी होंगी, कुछ कुछ, ये देखो आप दिख रहा होगा ये ग्रीन ग्लू है, सब दिखेगा आपको। देखो मैंने अपनी लाइफ में 10 लाख से ज़्यादा कैंडल्स देखी हैं, तो मुझे हर एक कैंडल का अच्छे से एक्सपीरियंस है, कैसे क्या बनाती है, कब बनाती है, बट एज ए एनालिसिस में, मतलब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इजीली कि कौन सी पैटर्न है, कैसा बना हुआ है। यू कैन सी लाइक दिस, ये आपका एक लावा है, देखो सब आपको दिख गया, जो भी दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेयरेस्ट पैटर्न में आते हैं तो हम इसको इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये आपके सामने बेस एनगल्फिंग, देखो कितना बढ़िया मूव आया नीचे, लाइक दिस, ये आपके सामने देखो मॉर्निंग स्टार है। ओके, सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली आइडेंटिफाई कर दिए। देखो बेस एनगल्फिंग है, ये देखो लावा आ गया, फिर वो थोड़ी सी बॉडी है, पतली सी, कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी है, बीच में एक छोटी बॉडी कैंडल वाली है, तो उसे आप ग्रीन ग्लू कह सकते हैं। ओके, एंड और भी हैं कई सारे जो आप देखोगे, बहुत सारे यहाँ पर आपको एग्जांपल बेसिकली मिल जाएंगे। इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग के हैं, ये देखो इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग आपको दिख गए यहाँ पर, ये देखो दिख रही है ना, इसकी बॉडी बड़ी है ग्रीन रेड वाली, ग्रीन की बॉडी छोटी है, रेड की जो विक है वो बड़ी है, ग्रीन की विक है वो छोटी है। और देखो मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया ऊपर की साइड, बहुत बढ़िया मूव यहाँ दिया है। ओके, ओके, सो ये भी देखो आप, एक बार और आई है बुलिश एनगल्फिंग आई है। ओके, बुलिश एनगल्फिंग आई है, ठीक है। सो यू कैन इजीली सी, यहाँ पर हमारे सामने बना हुआ है। नेक्स्ट आपको मैं एक बात और बताता हूँ, देखो बुलिश एनगल्फिंग बेसिकली और भी तरीके की होती है और बेरिश एनगल्फिंग भी और भी तरीके की होती है। दोनों में बस ये फर्क है कि जहां पर मैंने आपको हैंगिंग मैन बनाया वहां आप हैमर भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हैंगिंग मैन नहीं आया तो वहां हैमर भी अगर आ रहा है, हैमर के साथ एक मारूबोजू ग्रीन आ गई है, तो वो भी आपके लिए एक एनगल्फिंग ही मानी, लेकिन उसको हम लोग बुलिश एनगल्फिंग नहीं बोलते, उसे हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर यहाँ पर मैं आपसे कह दूं कि ये सेम ऐसी चीज है, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई पार्ट नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसको एनगल्फिंग में मानता हूँ। इसे हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं, जब हैमर के साथ ग्रीन मारूबोजू आ जाए। यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ आ रहा है तो हम उसको बुलिश एनगल्फिंग कह रहे हैं, लेकिन अगर हैमर के साथ आ जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बनता है मार्केट में, बेरिश बुलिश एनगल्फिंग का कई जगह आपको दिखेगा। ये देखो सेम टू सेम वही चीज है, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। हैमर के साथ मारूबोजू, हैमर के साथ मारूबोजू लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, हैमर के साथ मारूबोजू, तो ये भी आपका एक एनगल्फिंग माना जाता है, इसे हम लोग
पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं rather देन बुलिश एनगल्फिंग। चलो मैं इसको कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ 2CP के अंदर, इसको ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली इसके साथ ही, क्योंकि इसका कलर अगर चेंज कर दो तो सेम आपको वैसा ही दिखेगा। ओके, तो बुलिश एनगल्फिंग का एक और पार्ट मैं बताता हूँ आपको, जिसे हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं। सेम ये आपका बेरिश के साथ रहता है, ठीक है। सेम ये आपका, इसे हम लोग पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं और नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं। पॉजिटिव एनगल्फिंग यानी कि जब हैमर के बाद एक मारूबोजू बन जाए बेसिकली, ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव एनगल्फिंग कहते हैं। जब शूटिंग स्टार के साथ एक रेड मारूबोजू बन जाए लाइक दिस, तो हम इसे नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं। दोनों सेम ही है, बाकी तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बना। ओके, सो ये आपका सीपी मॉड्यूल्स का एक कॉन्सेप्ट था, और इसके अंदर ही मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ कि कुछ हिडन चीज़ें होती हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती हैं, लेकिन मार्केट हमें दिखाना नहीं चाहती और वहीं से मूव दे देती है और हम उसे पहचान नहीं पाते। इनमें ही एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, सीसीपीज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने क्रिएट करा है, दैट इज कॉल्ड ए CCC, ट्रिपल सी आप इसे बोल सकते हो। CCC, इट स्टैंड फॉर कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या ऑब्जर्व करा है मैं आपको बताता हूँ। होता यह है कि कभी कभी कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन एक्चुअल में उनके बीच में कोई सिंगल कैंडल छुपी रहती है जिसे मार्केट दिखाना नहीं चाहती। इन केस में आपको दो एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसे हम लोग बोलते हैं द हिडन हैमर। जो भी यहाँ आप देख रहे हो वो आपको यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल, ChatGPT कहीं पर नहीं मिलने वाला। अगर आपको मिलेगा तो ये मेरे ही MMC के अंडर में आपको मिलेगा, जो कि कुछ टाइम बाद ChatGPT हर जगह पर अपलोड हो जाएगा। तो ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ मेरी ही साइट से पब्लिश्ड हैं, क्योंकि इसके अलावा किसी ने इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन नहीं करी है फ़िलहाल के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जर्व्ड हैं पहले से ही, तो मैंने उनको डेवलप करा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो मेरी अपनी बनाई हुई हैं। तो आपको कहीं पर भी इस तरीके से किसी भी कैंडल्स का डीप एनालिसिस नहीं मिलने वाला। सो प्लीज़ बस ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आप सही तरीके से सीखिए, ओरिजिनल क्रिएटर से सीखिए, आप किसी रिपीटेड से मत सीखिए, क्योंकि आपको वो नहीं बता पाएगा जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर कैंडल के अंदर भी अभी छुपी हुई हैं, बट उतना ही जानिए जितना मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए। हिडन हैमर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन के बाद एक मारू बोजू बन जाता है लाइक दिस। अब ये यहां पर मारू बोजू आ गया और एक हैंगिंग मैन आ गया, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन कैंडल्स की बजाय हमें यहाँ पर कुछ और चाहिए था, हमें यहाँ हैमर चाहिए था, लेकिन हैमर की बजाय यहाँ मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग आई और मार्केट ऊपर भाग गई। यहाँ हैमर ही है, लेकिन वो इन दोनों में छुपा हुआ है। जब इन दोनों कैंडल्स को हम लोग कंबाइन करते हैं तो रेड कैंडल की बॉडी ग्रीन कैंडल की नीचे की बॉडी को खा जाती है, जिससे नीचे विक बनती है। बाइंग और सेलिंग अगर हो जाएगी मार्केट में तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और विक न्यूट्रल स्टेट को बताती है। ऐसे केस में हमारे पास जो बॉडी बचती है सिर्फ ये बचती है, और नीचे का हिस्सा सारा लिक्विडेट हो जाता है। इतनी बॉडी बचती है, ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सेम रहता है, और ये ग्रीन। नीचे का हिस्सा उतना लिक्विडेट हो जाता है जितना
चाहिए होता है और बाकी की विक एक्सटेंड रहती है। अब इसके अंडर में एक हैमर छुपा हुआ है जो कि हमें दिखाई देगा। आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको दिख जाए, वरना हर जगह नहीं दिखेगा आपको, ये आपको खुद एग्जामिन करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से जब हमारे पास कोई भी इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसके बाद हमें एक रेड कलर की मारूबोजू दिख जाती है, तो हम यहां पर एक शूटिंग स्टार एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमें मिला नहीं, उसकी जगह हमें यहाँ बेरिश एंगल्फिंग मिल गई। यहाँ शूटिंग स्टार ही है लेकिन वो छुपा हुआ है। वो क्या कर रहा है, पहले इन दोनों कैंडल्स की दोनों बॉडीज को लिक्विडेट कर दिया गया ताकि यहाँ पर एक विक बन जाए और फिर नीचे की बॉडी हमें बची हुई मिलती है। ऐसे केस में हमारे पास नीचे बॉडी बचती है, एग्जैक्ट विक भी बचती है, एंड देन दोनों हिस्से लिक्विडेट हो जाते हैं और यहाँ पर हमें विक मिलती है। तो यहाँ शूटिंग स्टार छुपा हुआ है, यहाँ हैंगिंग मैन, यहाँ हैमर छुपा हुआ है। इसी तरीके से सारे बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपको दिखेंगे जो उसके अंदर छुपे रहते हैं डुअल कैंडल्स के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड द कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक आप यहाँ देखो, मार्केट में यहाँ पर हमें हैमर आ रहा था, मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था कि हैमर ही आए, हैमर ही उठाए, लेकिन ये हैमर ने नहीं उठाया, यहाँ किसने उठाया, बुलिश एंगल्फिंग ने। अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो आपको यहाँ पर एक इतनी बड़ी सी बॉडी दिखेगी लाइक दिस, एंड देन मार्केट में नीचे विक दिखेगी। ऊपर की विक भी इसकी थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी नीचे आपको विक दिखेगी, एंड देन विक बनने के बाद मार्केट ये हैमर जैसा दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर भी मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग बनाई हुई, लेकिन मैं यहाँ हैमर चाहता हूँ। ऐसा हैमर देखो आपको सेम ये बना हुआ है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इस कैंडल में और इस कैंडल में कोई फर्क नहीं। देखो मैं ये रेड बॉडी निकालता हूँ बाहर, ओके, इस तरीके से लाइक दिस, और इसको मैं रेड कर देता हूँ। उसके बाद ये ग्रीन बॉडी में निकालता हूँ लाइक दिस, और ये मेरे सामने यहाँ पर आ गई है। अब मैं विक निकालता हूँ टॉप टू बॉटम, ओके, लाइक दिस। अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, नीचे के दोनों हिस्से लिक्विड हो जाएंगे, तो इससे ये हिस्सा खत्म हो जाएगा और ये हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब बचेगा ये, तो मैं इसके अंदर अपनी बची हुई विक ऐड कर दूंगा, एंड देन ये मेरे सामने बन जाएगा ऐसे। एग्जैक्ट देखो आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा कर दूँ ना तो आपको इतना ही दिखेगा ये। तो ये दोनों सेम है। तो ये ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ये बुलिश एंगल्फिंग भी मेरे लिए रीटेस्टिंग है जो मार्केट में कंटिन्यू कर रही। सो दिस इज द कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। ये आपको हिडन कैंडल्स के इंफॉर्मेशन के बारे में बताने में हेल्प करेगा कि जहां पर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वहां नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो छुपा हुआ है, वो ही है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है। जो चीज हमें लगता है मार्केट में उठा रही है वो सामने से नहीं आ रही है, तो हमें लगता है कि वो छुपी हुई है, तो हमें उसको कंबाइन करके ढूंढना पड़ेगा ताकि वो चीज वो सिर्फ हमें दिखे, किसी और को ना दिखे। तो इस तरीके से आपके कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट काम करते हैं।